नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हम कवर करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण। इस टॉपिक से जुड़े जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, जो आपके पीईटी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनको आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आपके एग्जाम के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन से क्या तात्पर्य इसमें से है। दिए गए ऑप्शंस के अनुसार आपको राइट आंसर बताना है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल और उसके महासागरों के औसत तापमान में वृद्धि को ही हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन जो आपका सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। वैश्विक तापमान बढ़ाने के लिए इसमें से कौन सी गैस जिम्मेदार मानी जाती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए इसमें से कौन सी गैस जिम्मेदार है, प्रमुख कारण बनती है ग्लोबल वार्मिंग का? तो इसमें से ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी आप याद कर लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस मानी जाती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे पर्यावरण पे? ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो सी लेवल है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आप देख पा रहे होंगे सी लेवल जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है इसी ग्लोबल वार्मिंग के चलते। इसके अलावा वर्षा देख रहे हैं कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी कभी होती नहीं है। तो वर्षा के प्रतिरूप में भी जो चेंज है, ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही आया है। इसके अलावा ग्लेशियर जो देख रहे हैं आप, लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसके चलते सी लेवल जो है समुद्र का लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा जो प्रवाल भित्ति होती हैं इनका भी जो है नाश ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही हो रहा है। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट घटनाएं हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते हो रही हैं, जिनका दुष्प्रभाव पृथ्वी पर पड़ रहा है और जिससे मानव जाति धीरे धीरे खतरे में जा रही है। तो सी लेवल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है समुद्र के किनारे बसे हुए जो तटीय इलाके हैं वे डूब जाएंगे पूरी तरह से। तो इसको रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं, तो उनको आगे हम देखेंगे प्रश्न के माध्यम से। तो ये सभी चीज़ें आप याद रखिए, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। तो ग्लेशियर्स आपके पिघल रहे हैं। ग्लेशियर के पिघलने के कारण जो है जो सी लेवल है वह लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा वर्षा के जो प्रारूप हैं उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि वर्षा अब बहुत ही कम हो रही है। हो भी रही है तो सभी जगह एक सामान्य वर्षा नहीं हो रही है। कभी 1 किलोमीटर दूरी पे वर्षा हो रही है तो दूसरे जगह पर नहीं हो रही है। तो थोड़ी थोड़ी जगह पर गैप हो जा रहा है वर्षा के माध्यम। मान लीजिए और आज यहाँ पे 1 किलोमीटर के दायरे में ही वर्षा में अनिश्चितता देखने को मिल रही है। तो ये सभी किसके कारण हो रहा है? तो ये सभी आपके ग्लोबल वार्मिंग के ही कारण हो रहा है। इसके अलावा प्रवाल भित्ति जो होते हैं, प्रवाल भित्ति का भी नाश ग्लोबल वार्मिंग के ही कारण हो रहा है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस है वो मानी जाती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपकी ग्रीन हाउस गैसें भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में हम आगे के क्वेश्चंस में बात करेंगे कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। और UNFCCC से मतलब क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको हम बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यह है क्या? तो पूरी जानकारी यहाँ पे अपलोड की गई है, देख लीजिए। यहाँ पे यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। क्या है? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। यानी कि यह एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह जो समझौता था जून 1992 में
पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था। आपको पता होगा जो पृथ्वी सम्मेलन था, जो अर्थ समिट थी, यह 1992 में की गई थी। तो इसी अर्थ समिट के दौरान ही इसको उजागर किया गया था UNFCCC को। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और इसको जो है लागू किया गया था 21 मार्च 1994 को। तो ये दोनों डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के दौरान इसका गठन किया गया और लागू कब हुआ ये, तो 21 मार्च 1994 को यह लागू हुआ। UNFCCC की जो वार्षिक बैठक होती है उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कि कॉप के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में इसकी बैठक हुई थी COP26, आपको पता होगा। और स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में COP26 हुआ था। और अगला वाला जो COP27 होगा यह मिस्र के शर्म एल शेख शहर में होगा। तो ये चीज़ें बस आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं ये सारी चीज़ें। तो जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापमान में कमी लाने के लिए और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए ही इस अंतर्राष्ट्रीय संधि को लाया गया था, UNFCCC को लाया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है। तो जो मैंने आपको बताया है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन ही पूछ लिया गया यहाँ पे। तो COP26 का आयोजन आपका किया गया था स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद COP27 आपका होगा मिस्र के शर्म अल शेख शहर में। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस आपकी इसमें से कौन सी नहीं है? तो देख लेते हैं। जलवाष्प आपकी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन आपकी ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन आपकी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? जलवाष्प हो गया, मीथेन हो गया, ओजोन हो गया, इसके अलावा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इसके अलावा आपका नाइट्रस ऑक्साइड भी आपका ग्रीन हाउस गैस का ही एग्जाम्पल है। तो फिलहाल ये 5 गैसें याद रखिए, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये आपकी ग्रीन हाउस गैसों के एग्जाम्पल हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। तथा ग्रीन हाउस गैसों के कारण ही जो है आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग है वह हो रही है, बढ़ रही है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि हमारे वायुमंडल में जो तापमान में वृद्धि हो रही है दिन प्रतिदिन, वह किसके कारण हो रही है? तो ग्रीन हाउस गैसों के वृद्धि के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वे ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और निम्नलिखित में से कौन सी पराबैंगनी किरणें सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं? इसमें से कौन सी जो पराबैंगनी किरणें हैं वह सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी गई हैं? आपसे पूछा जा रहा है, फटाक से इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए कि इसमें से कौन सी जो पराबैंगनी किरणें हैं वह सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस प्रश्न के आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो अभी के लिए इसको यहाँ पे रोकते हैं। इस प्रश्न का जो आंसर मैं आपको पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो इसको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और यहाँ पे आप देख लीजिए, जो मैंने आपको बताया था ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, और जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और इसके अलावा ओजोन, ये आपकी इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। इसके अलावा इसमें से जो आपकी मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, जिसको हम CH4 के नाम से जानते हैं, इसका उत्सर्जन किस माध्यम से होता है? तो मीथेन का जो उत्सर्जन है प्राकृतिक रूप से भी होता है और मानव जनित रूप से भी होता है। तो प्राकृतिक रूप से कैसे होता है? तो दलदली भूमि जो हो गई, इससे आपका जो मीथेन गैस है वो उत्पन्न होती है। धान के खेत से जो है मीथेन गैस उत्पन्न होती है। इसके अलावा जो जानवरों की जुगाली है, इससे भी जो है मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? तो सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में कौन सी ग्रीन हाउस गैस आपको मिलेगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम यहाँ पे मतलब दिवस कब मनाया गया था आपसे पूछा जा रहा है। तो 5 जून को जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को मनाया जाता है। जिसके बारे में आप याद रखिएगा, 5 जून को जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तथा इस वर्ष की इसकी थीम क्या रखी गई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 2022 की इसकी थीम रखी गई थी आपकी
ओनली वन अर्थ, इसके बारे में आप याद रखिएगा। 2022 की इसकी क्या थीम थी, तो ओनली वन अर्थ जो है इसकी थीम रखी गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओनली वन अर्थ जो है इसकी थीम थी और विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष 5 जून को यह सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में योगदान के घटते क्रम में देशों को सही क्रम में पहचान करना, यानी कि आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन सा देश करता है, फिर उसके बाद उसके नीचे कौन सा है, फिर उसके नीचे कौन सा, यानी कि घटते क्रम में आपको सजाना है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा वर्तमान कंडीशन की अगर हम बात करें तो एकदम लेटेस्ट 2021 के आंकड़ों के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस आंकड़ों के अनुसार 2021 के आंकड़ों के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश है चीन। तो चीन इसमें टॉप पर आ जाएगा, बी हो जाएगा, फिर आज का आ जाएगा अमेरिका, सी आ जाएगा, फिर इंडिया आ जाएगा, फिर आपका जापान आ जाएगा, बी सी ए डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन आपका 2 वाला बिल्कुल सही है, यहाँ पे लिखा भी गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और ये योगदान है चीन का जो देता है। तो चीन आपका प्रथम स्थान पे है, अमेरिका आपका द्वितीय स्थान पे है, भारत तृतीय स्थान पे, रूस चौथे और जापान 5वें स्थान पे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का शीर्ष कार्बन नेगेटिव देश किसे कहा जाता है। तो कार्बन नेगेटिव देश हम किसे कहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है कि कार्बन नेगेटिव जो देश है किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है। तो कार्बन नेगेटिव देश हम कहते हैं भूटान को। तो आप याद रखिएगा, भूटान को जो है कार्बन नेगेटिव देश के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यानी कि कार्बन का यहाँ पे जो उत्सर्जन है, एमिशन है, नहीं होता है, बहुत ही नगण्य मात्रा में होता है कार्बन का जो है उत्सर्जन। तो इसी कारण से इसको हम कार्बन नेगेटिव देश के नाम से जानते हैं भूटान को। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ कब, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको हम छाता विधान के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। इसको हम छाता विधान या अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं। इसको हम छाता विधान या अम्ब्रेला एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यह अधिनियम कब आया था, 1986 में आया था आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो इसके बारे में आपको याद रखना, 1986 का यह अधिनियम है। इसको हम अम्ब्रेला एक्ट या छाता विधान के नाम से भी जानते हैं। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं, कौन है हरित विकास पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसको लिखा गया है WM एडम्स के द्वारा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। WM एडम्स के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। और भारतीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी जिसको हम बोलते हैं, यह कहाँ पर स्थित है। तो नीरी आपको मिलेगा नागपुर में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नागपुर में नीरी आपको मिलेगा। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो मैंने आपको बताया था पहला जो अर्थ समिट है यह आपको हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में 1992 में। कहाँ, तो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में पहला अर्थ समिट हुआ था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। इसके बाद शुष्क वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में मिलेगी आपको, नाइट्रोजन 78% लगभग होती है। इसके बाद ऑक्सीजन लगभग आपकी मान के चलिए 21% होती है ऑक्सीजन। इसके बाद अन्य गैसें होती हैं जैसे ऑर्गन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में आपकी नाइट्रोजन मिलती है हमारे वायुमंडल में, उसके बाद ऑक्सीजन मिलती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी। सिंपल सा प्रश्न है, राइट आंसर आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। सारी वनस्पतियां अगर समाप्त हो जाएंगी तो हमारे पृथ्वी पर किसकी कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और निम्नलिखित में से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कौन नहीं बढ़ाता, इसमें से दिए गए ऑप्शंस में से कौन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो श्वसन के माध्यम से हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं, तो श्वसन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाता है। प्रकाश संश्लेषण में जो है
कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ता है, बल्कि प्रकाश संश्लेषण में जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं अपना भोजन पकाने के लिए। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है इसके माध्यम से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है जो पेड़ पौधे होते हैं वो अवशोषित करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा जैविक पदार्थों का क्षय करने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, ज्वालामुखी क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस की क्रिया से जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती नहीं बल्कि घटती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पर है। तो 1972 में इस संस्थान की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पर, तो नैरोबी में। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पर है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय आपको कहाँ पर मिलेगा, तो जिनेवा शहर में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में इसका मुख्यालय आपको मिलेगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए दिया गया है ना, जिनेवा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनेवा शहर में इसका मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ये सभी आपके इन्वायरमेंट से ही जुड़े हुए संस्थान है, इसी कारण से इनको पढ़ाया जा रहा है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपको मिलेगा एम्स्टर्डम में। तो आप याद रखिएगा, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। EPA का पूरा नाम यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि EPA का पूरा नाम क्या होता है। तो EPA का पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इसका पूरा नाम है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, यह अमेरिका की एक संघीय एजेंसी है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, यह एक अमेरिका की संघीय एजेंसी है EPA। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इको मार्ग उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, इको मार्ग किनको दिया जाता है, किस प्रकार के इंडियन प्रोडक्ट को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं उनको जो है इको मार्ग दिया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और 1991 से यह इको मार्ग दिया जा रहा है। तो इसके बारे में अभी आप याद रखिएगा, 1991 से इको मार्ग दिया जा रहा है। यह जो प्रमाणन है कौन देता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। किसके द्वारा, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जाता है। 1991 से ही दिया जा रहा है। किसको दिया जाता है, तो ऐसे प्रोडक्ट, भारतीय प्रोडक्ट जो इन्वायरमेंट के प्रति फ्रेंडली होते हैं, जो मैत्रीपूर्ण होते हैं, उनको दिया जाता है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक किसे माना जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक, तो प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक हम किसको कहते हैं, तो मसानोबु फुफुका को आप याद रखिएगा। मसानोबु फुफुओका इनका नाम है, फुफुओका होगा, फुफु इस प्रकार से लिखाएगा। फुफुओका को जो है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कहा जाता है। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा, मसानोबु फुफु नहीं फुकू है ना, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नाम आप इनका करेक्ट कर लीजिए। मसानोबु फुकुओका इनको कहा जाता है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है तथा इनको जो है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कहा जाता है। तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मसानोबु फुकुओका ये नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए आपका क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल जो है और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लाया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCC के नाम से जिसको हम जानते हैं, इसी के अंडर में जो है यह लाया गया था। तो 1997 में यह संधि हुई थी क्योटो वाली, तथा यह प्रभाव में कब आती है, तो 1997 में यह संधि होती है और 2005 में यह प्रभाव में आती है।
यह क्योटो प्रोटोकॉल, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लाया गया था, तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी? ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जोसेफ फोरियार के द्वारा। जोसेफ फोरियार के द्वारा जो है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी गई थी, तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जोसेफ फोरियार। इस क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आप याद रखिएगा, जापान के शहर क्योटो में यह किया गया था। जापान का जो शहर क्योटो है, यहीं पे 1997 में यह प्रोटोकॉल लाया गया था, और यह प्रभाव में कब आता है? तो 2005 में यह लागू होता है आपका क्योटो प्रोटोकॉल, और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए यह क्योटो प्रोटोकॉल आपका लाया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज़ आपकी लिखी गई यहाँ पे, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से पहला वाला देख लेते हैं, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन आपका 1979 में हुआ था, बिल्कुल सही है। इसके बाद आपका प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन को हम एजेंडा 21 के नाम से भी जानते हैं, तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। तथा आपका जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, यह कब हुआ था? 1992 में हुआ था, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 आपका हुआ था, यानी कि पहला वाला आपका हुआ था 1992 में, +5 कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 97 में, तो आपका सी वाला बिल्कुल सही है। और कार्बन व्यापार की जो अवधारणा थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से लाई गई थी, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो आपका ओजोन लेयर के संरक्षण से रिलेटेड है, तो कार्बन व्यापार की जो अवधारणा थी आपकी क्योटो प्रोटोकॉल से लाई गई थी, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, क्योटो प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सुमेलित नहीं होगा। कार्बन व्यापार का आपका हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। वहीं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन लेयर के संरक्षण से, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और इसमें से कौन सी गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानी जाती है? तो इसमें से ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस मानी जाती है, तो इसके बारे में आप याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस है, यह मानी जाती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आपको याद रखना है, मैंने आपको बता भी दिया था और इसके बारे में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और जुगाली करने वाले पशुओं से जिन गैसों का निस्सरण होता है वह कौन सी गैसें हैं? तो जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनसे कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है, तो आप याद रखिएगा, जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो मीथेन गैस आपका राइट आंसर रहेगा। जो मीथेन गैस है जुगाली करने वाले पशुओं से निकलती है। इसके अलावा धान के खेत हो गए, इसके अलावा आपकी जो दलदल भूमि हो गई, उनसे भी मीथेन गैस निकलती है। तथा ये जो मीथेन गैस है एक इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, तो इसके बारे में आप याद देखिए, ग्रीन हाउस गैस यह है मीथेन। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित है? तो ओजोन लेयर कहाँ पर आपको मिलेगी? तो ओजोन लेयर आपको स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलती है, यानी कि समताप मंडल में देखने को मिलेगी आपको ओजोन लेयर, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। जो ओजोन परत है, जो ओजोन लेयर है, आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो ओजोन लेयर आपको देखने को मिलेगी और समताप मंडल में, यानी कि आपके स्ट्रेटोस्फीयर में, तो इसके बारे में आपको याद रखना है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, किससे बचाती है? ओजोन जो है बायोस्फीयर को किससे बचाती है, आपको बताना है। तो ओजोन जो है बायोस्फीयर को अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है, पराबैंगनी किरणों से बचाती है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं, जो पराबैंगनी किरणें होती है, उनसे जो है ओजोन परत हमारी रक्षा करती है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से क्या हो सकता है? तो सूर्य से आने वाले जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, इनसे जो है त्वचा का कैंसर हो सकता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इसी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है ओजोन लेयर, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक कौन से हैं?
तो ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक कौन सा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसके बारे में आपको याद रखना, CFC जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सबसे अधिक मात्रा में ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है। इसका जो प्रयोग है आपको मिल जाएगा, क्लोरोफ्लोरो जो गैस होती है आपको रेफ्रिजरेटर मिल जाएगी, एयर कंडीशनर मिल जाएगी, जो स्प्रे होता है ना स्प्रे में भी आपको CFC गैस मिल जाएगी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा यह सबसे ज़्यादा जो है हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। तो इसका माध्यम क्या है, कहाँ कहाँ से निकलती है CFC गैस? तो रेफ्रिजरेटर से निकलती है, जो AC होते हैं, जो एयर कंडीशनर्स होते हैं, इनसे निकलती है। इसके अलावा जो स्प्रे होते हैं उनसे भी CFC गैस निकलती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो ओजोन परत के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। वहीं ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक गैस मानी गई थी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस मानी जाती है, और ओजोन परत के क्षरण के लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस है वो CFC गैस मानी जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस मानी जाती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसी ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक जो है प्रोटोकॉल किया गया था, जिसको हम बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल आप याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है जो 1987 में आया था, 1987 में आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और 1989 में यह प्रभाव में आता है। 1987 में यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था और 1989 में 2 वर्ष बाद यह प्रभाव में आता है। यह जो है आपके ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए ही लाया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था और 1989 में यह प्रभाव में आता है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर का दिन जो है हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है विश्व ओजोन दिवस। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट MCQs बन सकते थे आपकी जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से जुड़े हुए, उनको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।